अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम लोन शौकत। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने यही पढ़ा था कि इंट्रोडक्टरी वीडियो अबाउट द ग्रेविटेशन। तो वहां पर हमने ग्रेविटेशन बोला था, ठीक है। इसके हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक जो आता है दैट इज ग्रेविटी एंड द ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटी एंड द ग्रेविटेशन। स्टे विथ मी, लेट अस स्टार्ट विद द ग्रेविटी एंड द ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और हम उस पर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स। बच्चों, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आपके जो कन्फ्लिक्ट्स होंगे वो दूर होंगे इस टॉपिक से। क्या ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन सेम है, क्या फर्क है ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम पढ़ेंगे, जिसमें आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम पढ़ेंगे जिसको पूरा यूनिवर्स एक्सेप्ट कर लेती है, उसको हम डिराइव करेंगे उस इक्वेशन को, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बच्चों, ग्रेविटेशन का कंसेप्ट मैंने बोला था कि ये लाया था न्यूटन ने, ठीक है। अब ये तब की बात है जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा था, लेकिन ये गलत बात है क्योंकि वो पेड़ के नीचे नहीं बैठा था, वो अपने रूम में बैठा था, ठीक है। वो स्टडी कर रहा था कि अचानक से एक पेड़ से एक एप्पल गिर गया, ठीक है। तो बहुत से बच्चे ऐसे बोलते हैं कि न्यूटन वहां पे पढ़ाई कर रहा था, उसके सर पे वो सेब गिर गया, लेकिन ऐसा नहीं था। अब ये न्यूटन न्यूटन अपने कमरे में पढ़ रहा था, ठीक है, तब जाके उसने एक खिड़की से जब बाहर से देख रहा था तो कि एक एप्पल गिर गया एक ट्री से, ठीक है। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं कि ये एप्पल नहीं गिरना चाहिए, लेकिन इस एप्पल का गिरना जरूरी था, ताकि इसी एप्पल ने हमारे फिजिक्स में क्या लाया, रिवोल्यूशन लाया, ठीक है। तब जाके न्यूटन के जहन में ये सोच आ गया कि आखिर ये एप्पल जमीन के नीचे क्यों आया, ये ऊपर क्यों नहीं गया, यानी एयर में क्यों नहीं रहा, ठीक है। इस एप्पल का गिरना यहाँ पे क्या था, जरूरी। तो सर आइजैक न्यूटन ने ये जो ग्रेविटी का कंसेप्ट दिया था वो कब दिया था, इन द 1665, ठीक है। अब ये न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे काम नहीं किया था, न्यूटन ऑल्सो, ठीक है, उसने कैलकुलस पे काम किया, वो एस्ट्रोफिजिक्स में काम किया था, इसने ऑप्टिक्स पे बहुत काम किया है, ठीक है। ही इज मोर फेमस इन दैट इज द डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। व्हाइट लाइट को स्प्लिट इनटू द 7 कलर्स न्यूटन की बदौलत है। तो कैसे हम उस वेबगायर पर 7 कलर्स देखते हैं, दिस इज ऑल ड्यू टू द न्यूटन, ठीक है। अगर ये न्यूटन ना होता तो आज हमें ये पता नहीं चलता कि जमीन के अंदर क्या है, ग्रेविटेशन। बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटी से, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रेविटी। अब ये ग्रेविटी क्या है, पहले हम डिफाइन करेंगे ग्रेविटी को। बच्चों, ग्रेविटी एक फोर्स है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ग्रेविटी इज अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटी क्या है, इज अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, जो अर्थ लगाती है। यानी ग्रेविटी एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स है जो हमारी जमीन लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बॉडी पे, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी लिविंग हो या नॉन लिविंग, उस पर जो हमारी जमीन अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर देती है, जो लगाती है, ठीक है, एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट को, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, वो इसको अपने आप क्या कर लेती है, खींच देती है। दिस इज कॉल्ड एज ग्रेविटी, ठीक है। बच्चों, यहाँ पर जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी क्या होती है, हर एक चीज को इन द यूनिवर्स, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, उसको क्या कर लेती है, पुल कर लेती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेविटी, नॉट ए ग्रेविटेशन, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेविटी। ग्रेविटी एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो अर्थ लगाती है एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। वो बॉडी लिविंग हो या नॉन लिविंग, ठीक है, उसको हम बच्चों बोलते हैं ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। अकॉर्डिंग टू द सर आइजैक न्यूटन, अगर हम न्यूटन सर की बात कर लेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सर के मुताबिक एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर। न्यूटन के मुताबिक कहते हैं कि न्यूटन सर कहते हैं कि हर एक बॉडी हमारे इस यूनिवर्स में एक दूसरे को क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है विथ अ सर्टेन फोर्स। तो किसी फोर्स से हमारी इस यूनिवर्स में एक बॉडी, ठीक है, बॉडी दूसरी बॉडी को क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है किसी फोर्स से। अभी वो जो फोर्स होता है
किस फोर्स से कर लेती है? दिस फोर्स इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशन फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशन फोर्स। तो उसी फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। ये कब कहा था? ये न्यूटन सर ने कहा था, ठीक है। तो न्यूटन सर ने यही कहा था कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, हर एक बॉडी जो हमारी इस यूनिवर्स में, ठीक है, वो एक दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर लेती है एक फोर्स से, ठीक है। अभी उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ अ क्वेश्चन अराइज, अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, सर अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है, किसी फोर्स से, ग्रेविटेशन फोर्स, तो क्या मेरे हाथ में इस वक्त मार्कर है, तो ये हाथ इस मार्कर को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर लेता है? ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, अगर ये बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर लेगा, सपोज मेरे हाथ में यहाँ पर पेन है, ठीक है, अभी ये मेरा हाथ है, तो इस हाथ ने इस मार्कर को अट्रैक्ट क्यों नहीं किया? ये क्वेश्चन बनता है, इसका जवाब आपको मिलेगा आगे, ठीक है। दूसरा, अगर यहाँ पर एक गाड़ी आती है, गाड़ी ए एंड द गाड़ी बी, कार ए एंड द कार बी, ठीक है, अगर ये गाड़ी चलती है किसी स्पीड से, फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर, दैट इज 15 मीटर पर सेकंड, अब यहां पर भी 50 मीटर पर सेकंड चलती है, ठीक है, तब जाके ये गाड़ी इस गाड़ी को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर लेती है? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सर, न्यूटन के मुताबिक ये गाड़ी इस गाड़ी को क्या करनी चाहिए? अट्रैक्ट, क्योंकि डेफिनेशन ही पढ़ा था हमने न्यूटन की। प्लेनेट्स मूव कर लेते हैं, ऑल द प्लेनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, तो ये एक प्लेनेट एक दूसरे प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो फिर ये प्लेनेट इस प्लेनेट मरकरी वीनस को क्यों नहीं कोलाइड कर लेता है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट को कोलाइड क्यों नहीं कर लेता है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है न्यूटन के मुताबिक। यहां पर और एक एग्जांपल अगर मैं दे, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, अगर अर्थ हमारे सन के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तब जाके इस अर्थ ने इस सूरज को अट्रैक्ट क्यों नहीं किया? ये कुछ सवाल थे, ठीक है, ये कुछ सवाल थे बच्चों। हमने पढ़ा था सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें पता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उस पर उतना ज्यादा फोर्स ज्यादा लगेगा, ठीक है। अब यहां पर हमारी अर्थ की अगर हम बात कर लेंगे, क्या अर्थ एक्सेलरेट कर लेती है? ठीक है, अर्थ एक्सेलरेट कर लेती है, तो ये भी देख लेंगे। अगर हम फोर्स की बात कर लेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर जिस बॉडी का फोर्स ज्यादा लगेगा उस बॉडी का मास भी ज्यादा होगा, जिस बॉडी का मास कम होगा उस पर फोर्स भी उतना कम लगेगा। उस पर मैंने एग्जांपल दिया था एलिफेंट और एक ट्रॉली की दिया था, ठीक है। अगर हमें इसकी एक्सेलरेशन निकालनी होगी, F इज इक्वल टू एम ए, तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल F डिवाइडेड बाय m। तो यहां से पता चल गया कि जब एक्सेलरेशन किसी बॉडी की इंक्रीज होती है तो उसका मास क्या होता है? कम होता है। जब एक बॉडी का मास ज्यादा होगा तो उसकी एक्सेलरेशन कम होगी। इन क्वेश्चनों का जवाब हमें मिला, तो कैसे मिला? यहां पर जो हमारी जो मास ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ कौन सा फोर्स लगाती है? दैट इज द अट्रैक्टिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आप क्या कर लेती है? अट्रैक्शन कर लेती है। मास ऑफ अर्थ इज मच ग्रेटर देन मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ बॉडी। जो हमारी इस जमीन का जो मास है वो बहुत ही ज्यादा है एक नॉर्मल बॉडी से, ठीक है। तो यही वजह था कि न्यूटन ने कहा था कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्टेड विथ ईच अदर विथ अ फोर्स, विथ अ सर्टेन फोर्स, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पता चला कि जो ये फोर्स है ये डिपेंड कर लेता है किस पे? मास पे। तो यहां पर पता चला कि जो मास ऑफ अर्थ है वो बहुत ही ज्यादा है किससे? इस बॉडी से, यानी इस कार से, इस पेन से, ठीक है, इन प्लेनेट से जो मास ऑफ अर्थ है वो बहुत ही ज्यादा है। नाउ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बच्चों, इसका दूसरा नाम हम बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी।
ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है, ये एक ही टर्म है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलो या लॉ ऑफ ग्रेविटी। बच्चों इसको किसने दिया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, इसको दिया था किसने, न्यूटन ने। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसको, इसको किसने दिया था, सर आइजैक न्यूटन ने। कब दिया था, इन द ईयर 1687, 1687, ठीक है। 1687 में जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसको न्यूटन ने दिया था, ठीक है। कब दिया था, इन द 1687, ठीक है। तो इसको बच्चों हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स, तो क्या कहा था, एवरीबॉडी इन यूनिवर्स, एवरीबॉडी इन यूनिवर्स attract each other, attracts with each other। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें यही बोलता है कि हर एक बॉडी, जो भी बॉडी हमारे यूनिवर्स में है, क्या है, अट्रैक्ट्स विथ ईच अदर, दूसरी बॉडी को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है विथ अ फोर्स, विथ अ फोर्स, एक फोर्स से। उस फोर्स का नाम क्या हम बोलेंगे, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट विथ ईच अदर विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, विच इज directly proportional to the square, which is directly proportional to the product of their masses, product of their masses, ठीक है। and inversely proportional to the square of the distance between their centers, proportional to the square of distance between them, ठीक है। तो बच्चों यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या बोलता है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, कोई भी बॉडी हमारे इस यूनिवर्स में एक दूसरी बॉडी को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है एक फोर्स से। उस फोर्स का हमने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी जो वो फोर्स होगा विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस, वो फोर्स जो इन दो बॉडीज के दरमियान लगे, जो ये अर्थ हमारे अट्रैक्ट कर लेता है इस बॉडी को, ठीक है, वो विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस, उनके उन दो बॉडीज के मैसेस के प्रोडक्ट के बराबर होगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और जो उन दो बॉडीज के दरमियान जो हम डिस्टेंस रखते हैं, ठीक है, उनके इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी के बराबर होगा। अब इसको हम मैथमेटिकली देखते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली तो मैथमेटिकली अगर हम देख लेंगे, every body in the universe attract with each other with a force which is directly proportional to the product of their masses, ठीक है। force is directly proportional, ठीक है, force is directly proportional to the mass product of their masses of the two bodies, that is m1 m2 divided by r square। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस। यहां पर बच्चों हमारे पास दो बॉडीज है, ठीक है, बॉडी ए एंड द बॉडी बी, इसका मैस जो है दैट इज m1, इसका दैट इज m2, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा दैट इज r। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट विथ ईच अदर, ये बॉडी इस बॉडी को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट विथ अ फोर्स, किसी फोर्स से, उस फोर्स का हमने माना ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस, जो इन बॉडीज के जो मैसेस होगा, बॉडी ए मैस 1, बॉडी बी मैस 2, इनके प्रोडक्ट्स के बराबर होगा, यानी उनके मल्टीपल के बराबर होगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनमें जो डिस्टेंस हमने रखा दैट इज r, उसके इनवर्स के स्क्वायर के बराबर होगा, दैट इज द r स्क्वायर। तो बच्चों इसको मैं एक एग्जांपल से समझता हूं, ठीक है। यहां पर हमारे पास एक मैग्नेट है।
अब यहाँ पर हम क्या काम कर लेते हैं, इस पॉइंट पर अगर हम यहाँ पर आयरन नेल्स रखेंगे, ठीक है, अब ये मैग्नेट क्या काम कर लेगा, इस आयरन नेल्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है मैग्नेट और आयरन नेल्स के दरमियान वो क्या है, बहुत ही दूर ज़्यादा, ठीक है। अब मैंने क्या काम किया, अब मैंने यहाँ पर आयरन नेल को सामने लाया, ठीक है। अब इस पर कौन सा इफेक्ट होगा, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इस मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ये मैग्नेट इस आयरन नेल को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो पता चला कि जितना डिस्टेंस हम नज़दीक, जितना डिस्टेंस हम कम कर लेते हैं, ठीक है, उतना जो बॉडी का जो मास होता है वो क्या होता है, दैट इज आर स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर। यानी रेडियस कम करने से, रेडियस डिस्टेंस को कम करने से जो यहाँ पर जो फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है, फोर्स ज़्यादा होता है। तो यही कहा था न्यूटन ने, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, ठीक है। तो पहले क्या कहा था, फोर्स बिटवीन द टू एवरी बॉडी इन अट्रैक्टिविटी, द फोर्स बिटवीन द टू बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस product of the mass directly proportional to the product of their masses, that is F is directly proportional to the m1 m2 call it equation first। इसके बाद and inversely proportional to the square of the distance between them, और इनके क्या होगा, जो इनके डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के बराबर होगा, that is 1 divided by r square, equation second। Force is directly proportional m1 m2, that is mass of body first and the mass of body second, and the force is inversely proportional to the square of the distance between them। अब हम जब इन दो बॉडीज के दरमियान जितना भी डिस्टेंस कम कर लेंगे उतना फोर्स क्या होगा, ज्यादा। इक्वेशन फर्स्ट एंड द इक्वेशन सेकंड, कंबाइन द इक्वेशन फर्स्ट विद द सेकंड, कंबाइन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, वी गेट दैट फोर्स is directly proportional to the g m1 m2 divided by r square। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए मैंने क्या काम किया, ठीक है, f is directly proportional to the m1 m2 divided by r square। इस प्रोपोर्शनलिटी को बच्चों हटाते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी के बदले क्या आएगा, यहाँ पे आएगा g, कैपिटल G m1 m2 divided by r square, ठीक है। अब ये g क्या है, व्हाट इज द g, व्हाट इज g, इस g को बच्चों हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है, पूरी दुनिया में इसको एक्सेप्ट किया जाता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसलिए कहा जाता है कि पूरे यूनिवर्स में इसको एक्सेप्ट किया गया। और जो यहाँ पर जो है g है, दिस g इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इसका जब हम वैल्यू देखते हैं इट विल बी इक्वल टू 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, ठीक है। इस g का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 क्या है, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू, ठीक है। अब हम देखेंगे इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू ऐसा ही, इसका यूनिट क्या आता है, ठीक है, इसका यूनिट भी हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, हमें पता है कि जो फोर्स होता है, ठीक है, ये बराबर होता है g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अगर हमें इस g का वैल्यू निकालना होगा तो g किसके बराबर होगा, दैट इज f इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2, ठीक है। g इज इक्वल टू, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, इंटू रेडियस स्क्वायर। अब रेडियस स्क्वायर क्या है, यहाँ पर दो बॉडीज के दरमियान ये तो डिस्टेंस ही है, ठीक है। डिस्टेंस का यूनिट क्या है, दैट इज मीटर, m स्क्वायर दैट इज मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2, मैस को हम किस में लेते हैं, kg में, m1 का आएगा kg इंटू m2 का भी क्या आएगा, kg। सो g इज इक्वल टू n इंटू m स्क्वायर दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg इंटू kg दैट इज kg स्क्वायर। तो ऐसे हम निकालते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल का जो यूनिट होता है दैट इज द न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। बच्चों ये था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें यही बोलता है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट विद ईच अदर विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। मैथमेटिकली फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर अकॉर्डिंग टू न्यूटन।
न्यूटन के मुताबिक, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द और स्क्वायर, दैट इज डिस्टेंस स्क्वायर, दैट इज डिस्टेंस स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। इसके बाद हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंबाइन किया तो हमें क्या मिला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, कैपिटल G, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल G और स्मॉल g में फर्क है। कैपिटल G को बच्चों हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। वायर द स्मॉल g, दिस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका जो वैल्यू होता है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस g इज कॉल्ड एज ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसलिए कहा जाता है, इट इज एप्लीकेबल होल द यूनिवर्स, हर हमारे इस कायनात में, आप दुनिया में किसी जगह भी जाओ वहां पे ये अप्लाई होता है, ठीक है। इस g का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, कितना है 6.67 इंटू 10 पावर -11। इसके बाद हम इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जब हम यूनिट निकालते हैं तो कैसे निकाला, हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। g को निकालना था f इंटू r स्क्वायर डिवाइड बाय m2 m1 m2। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। रेडियस स्क्वायर यानी रेडियस इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम किस में नापते हैं, मीटर में, ठीक है। अब यहाँ पर r इंटू r, तो रेडियस को यानी डिस्टेंस को मीटर में हम नापते हैं, इंटू रेडियस को किस में नापेंगे, मीटर, मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी। फर्स्ट एक बॉडी का जो मास होता है वो किस में हम नापते हैं, इंटू द केजी, इंटू केजी, m1 का केजी, m2 का केजी, n इंटू m स्क्वायर, दैट इज nm स्क्वायर पर केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो यूनिट होता है दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। अभी ये जो फार्मूला यहाँ पर आपको, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये एप्लीकेबल है होल द यूनिवर्स, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल होल यूनिवर्स, ठीक है। हमारी पूरी कायनात में दुनिया के किसी भी कोने में आप जाओगे तो वहां पर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा, वो क्या है, एप्लीकेबल, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ universal law of gravitation, law of gravitation। what are the importance of the universal law of gravitation? इस universal law of gravitation की importance क्या थी, ठीक है। पहले हमने इसको क्या किया, डिफाइन किया। इसके बाद अब हम देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। अगर न्यूटन ने यह लॉ दिया तो इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी अहमियत को देखते हैं, ठीक है। तो पहले एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। एक्सप्लेन मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन। एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, ठीक है। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, तो केप्लर फर्स्ट लॉ है, ठीक है। जो भी प्लैनेट्स है वो इस सन के क्या इर्द गिर्द घूमते हैं। तो किसकी बदौलत है, इट इज ड्यू टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कंसेप्ट ना होता, न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं दिया होता, तो ये नामुमकिन था कि ये सन, ये जो मोशन जो प्लैनेट्स होते हैं अराउंड द सन, ये क्या पॉसिबल हो सकती थी, ठीक है। अभी ये मोशन ऑफ प्लैनेट्स जो थे अराउंड द सन, इट इज ड्यू टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बच्चों ये डिटरमाइन कर लेते हैं ट्रैजेक्टरी ऑफ, डिटरमाइन ट्रैजेक्टरी universal law of gravitation determines the trajectory of the astronomical bodies and predict their masses of astronomical bodies and predict their motion, ठीक है। ये दूसरा एप्लीकेबल इंपॉर्टेंस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। It determines the trajectory of the astronomical bodies and predict their motion, ठीक है। तीसरा, explain the rainfall, explain rainfall। अभी जो यहाँ पर जब बारिश होती है, ठीक है,
तो बारिश क्यों होती है, ये भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कंसेप्ट है, ठीक है। कैसे होती है, जिसमें हमें ये पता चलता है क्या, मोशन, एक्सप्लेन द रेनफॉल, एक्सप्लेन रेनफॉल, मोशन ऑफ वाटर इन ओशंस, मोशन ऑफ वाटर इन ओशंस, इन ओशंस एंड रिवर्स, ठीक है। मोशन ऑफ वाटर इन ओशंस एंड रिवर्स, ठीक है। यूज्ड टू डिटरमाइन द मास ऑफ सन, यूज्ड टू डिटरमाइन mass of sun, moon, earth, determine the mass of sun, moon, earth, ठीक है। This is the importance of the universal law of gravitation, importance of the universal law of gravitation। बच्चों universal law of gravitation हमने पढ़ा था कि every body attracts with each other with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो न्यूटन सर का यही कहना था कि हर एक बॉडी एक दूसरी बॉडी को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है किसी फोर्स से, और उस फोर्स को हमने क्या बोला, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो न्यूटन के मुताबिक क्या है, अभी वो जो फोर्स है वो प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस, अभी जो वो दो बॉडीज हम रखते हैं, ठीक है, दो बॉडीज, ठीक है, दो बॉडीज का जो होता है वो प्रोडक्ट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस, दैट इज m1 एंड m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हम जो इन दो बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस रखते हैं उनके इनवर्स के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसके बाद हमने इसको डिराइव किया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। इसके बाद प्रोपोर्शनलिटी को हटाया हमने किसे, कैपिटल जी में, दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11, ठीक है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू याद रखना क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। इसके बाद हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट देखा, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो कैसे निकाला हमने, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। हमें क्या निकालना था, कैपिटल जी। तो कैपिटल जी को कैसे निकाला हमने, जी इज इक्वल टू r डिवाइड बाय m1 m2 एन इंटू r डिवाइड बाय m1 m2। हमें पता है कि जो फोर्स होता है उसको हम न्यूटन में मेजर करते हैं, r स्क्वायर दैट इज रेडियस स्क्वायर, उसका मीटर स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाय मास को हम लेते हैं किसमें, केजी में, मास अनदर बॉडी दैट इज m2 उसको भी हमने किसमें लिया, केजी में। तो हमें क्या मिला, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमें आया क्या, इसका यूनिट किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेबल है ऑल होल द यूनिवर्स। यूनिवर्स के हर एक, आप यूनिवर्स के किसी भी दुनिया में चले जाओ, किसी भी कंट्री में जाओ, तो वहां पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, एप्लीकेबल, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमने इसमें जो पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जब न्यूटन सर ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था तो इसकी अहमियत क्या थी। पहला, एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन। जो भी प्लैनेट्स इस सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, इट इज ड्यू टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दूसरा, it helps determine the trajectory of the astronomical bodies and predict their motion. Explain the rainfall motion of water into the oceans and rivers। बच्चों जब बारिश पड़ती है, ठीक है, जो मोशन होती है ओशंस और रिवर्स में वाटर की, ठीक है, इट इज ड्यू टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मास ऑफ सन, मून, अर्थ। हमारे इस सूरज का मास कितना है, मून का कितना है और जमीन का कितना है, ठीक है। इसको प्रेडिक्ट करने के लिए किसका यूज किया गया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, ठीक है, और हमारे चैनल लोन एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।